बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये टॉपिक अब रियली में इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई सर कहता है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट कहता हूँ यानी इसका मतलब है लास्ट ईयर उसका कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, तो अपन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। ये तो लगभग हर एक साल छोड़ करके एक साल ये डेरिवेशन आ जाता है। तो अपन जो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसके हेडिंग लगा दो, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हेडिंग है, इतनी बड़ी हेडिंग लगा दो आप, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन। एक डाइपोल के ऊपर अपन को टॉर्क फाइंड आउट करना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो थोड़ी सी आप लैंग्वेज लिख लो, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at angular position theta, at angle theta लिख लो आप लोग सीधा, at angle theta in uniform electric field E vector, uniform electric field E vector as shown in figure। ठीक है, तो एक अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों ये लैंग्वेज लिख लो, मैं इसको साफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी डेरिवेशन के लिए जगह चाहिए। आप लैंग्वेज लिख लो, फिर इसके नीचे डायग्राम बनाना है आपको। तो मैं इसको हटा देता हूँ, लैंग्वेज लिख लेना, 2 लाइनें लिखनी है खाली, कोई ज़्यादा कोई माथा पच्ची का काम नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे पैरेलल लाइन से ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल पड़ा हुआ है। ये सेंटर O है और डाइपोल का ये चार्ज है -Q और इधर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, +Q चार्ज है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाना सिंपली अपन को। थोड़ी एरो आगे तक कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E वेक्टर है। इसको पॉइंट A नाम दे दो और ये पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट है, ये पॉइंट B है। अब बच्चों देखो, आप है ना, आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर को आप देखें। ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा, कंटिन्यूटी सीक्वेंस के अंदर आप देखोगे तभी अगला लेक्चर समझ में आएगा। और एक बार नोट्स को भी पीछे से देख लें, उस टॉपिक के ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। देखो आपको ये बताया गया है पिछले लेक्चर के अंदर कि जैसे एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इसके ऊपर फोर्स लगता है QE। ये फॉर्मूला बताया हुआ, आप लास्ट लेक्चर को देखें, उस पर क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। जैसे Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, QE। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा F1 वेक्टर इक्वल टू है +QE, प्लस ये प्लस लिखा हुआ बच्चों, +QE वेक्टर, और वो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ऐसे कैसे ये नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है, इस पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, F2 वेक्टर, और इसको मैं लिखूंगा -QE वेक्टर। क्लियर? मैंने -Q लगाया क्योंकि मैं वेक्टर नोटेशन कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर होगा। अब देखो आप खुद इमेजिन करो कि जैसे ये कोई एक रॉड है, ये एक रॉड है, इस रॉड को एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है, तो क्या होगा? तो जैसे ये रॉड है, इसको एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है, तो क्या ये रॉड घूमेगी नहीं क्या? जैसे यहाँ पे इसको बांधा हुआ है, यहाँ पे फिक्स्ड है, अब इसको एक जना यहाँ से पकड़ के खींच रहा है और एक जना है, तो ये रॉड घूम जाएगी। तो जब भी कोई घूमता है, रोटेट होता है, तो हम कहेंगे इस पर टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क। तो बच्चों अपन पहले एक एक चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन +Q, फोर्स ऑन +Q, तो +Q पे चार्ज कितना लग रहा है भाई, +QE, और ये किधर लग रहा है, अलॉन्ग फील्ड के अलॉन्ग लग रहा है। इसको आप दे दो, अभी चलो इक्वेशन नहीं दे रहे हैं इसको। ऐसे कैसे, फोर्स ऑन -Q कितना होगा भाई, नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स होगा, -QE वेक्टर, और ये फोर्स कैसे लग रहा है, अपोजिट टू फील्ड, अपोजिट फील्ड। अब इस डाइपोल पे 2 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। आपसे कहा जाए नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालना है तो दोनों फोर्सेस को ऐड कर लो, F1 + F2। F1 कितना है, F1 है +QE और F2 कितना है, -QE।
प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई ऐड होकर के कितना हो गया 0, नेट फोर्स 0 है भाई। देखो जब भी किसी पे नेट फोर्स 0 होता है तो उसकी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी। एक्चुअली कहने का ये मतलब हुआ, ये डाइपोल पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, जब भी किसी पे नेट फोर्स 0 होता है ना, जैसे मान लो एक बॉक्स है, इसको एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है, दोनों बराबर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो ये ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इसका सेंटर जहाँ है वही रहेगा। नेट फोर्स 0 होता है तब, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये 6 न्यूटन फोर्स है और ये फोर्स 5 न्यूटन है, तब क्या होता है, तो ये फोर्स ज़्यादा है तो फिर ये बॉडी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो जब फोर्स बराबर नहीं होंगे तब तो ये मूव होगा, तब ट्रांसलेशन मोशन होगी। बट अगर नेट फोर्स 0 हो जाए बॉडी पे तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी। तो ये दोनों फोर्स जो लग रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल है, इसलिए ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगी, नेट फोर्स 0 है। सो देयर विल नो ट्रांसलेशन मोशन। कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी, नेट फोर्स 0 है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स कितना होता है 0 होता है डाइपोल के ऊपर। ठीक है, ये डाइपोल पड़ा है। अब बच्चों देखो दूसरी चीज, ये तो पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट, जिसके अंदर हमने फोर्स निकाला, नेट फोर्स। अब स्टेप 2 है जिसमें अपन फोर्स तो निकाल दिया हमने, अब हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? टॉर्क। तो देखो अब ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा, देखो ये जैसे एक रॉड है, ये एक रॉड है, समझना है इसको, बहुत ईजी चीज़ है। इस रॉड को एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन फोर्स ये भी लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है। तो क्या होगा, तो आप देखो ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है और इनकी लाइन जो है वो देखो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, दोनों फोर्सेस की लाइन जो है वो ओ से पास हो रही है, एक ही लाइन से। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल है और एक ही लाइन में कोलीनियर है, इसलिए ये फोर्स पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो नेट फोर्स 0 है और इसके अलावा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और एक ही लाइन में, इसलिए कैंसिल कर लेंगे। तो कैंसिल करने की वजह से ये बॉडी ना तो घूमेगी, ना रोटेशन भी नहीं होगा और मूवमेंट भी नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं होगी, रोटेशनल मोशन भी नहीं होगी। लेकिन अगर ये रॉड मैं ऐसे रख दूँ, देखना ये रॉड अगर मैं ऐसे रख दूँ बच्चों, ये यहाँ पे मैं फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, ये दोनों फोर्स अपोजिट है, बिल्कुल सही है, दोनों इक्वल भी है, बट फिर भी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। देखो आप देख रहे हो ये वाला फोर्स जो है ये इस लाइन से पास हो रहा है, इसकी लाइन अलग है और इस वाले फोर्स की लाइन अलग है। तो दोनों फोर्स जो है इस रॉड को, एक फोर्स इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो दोनों ऐसे अपोजिट में खींच तो रहे हैं पर एक लाइन से पास नहीं हो रहे हैं। तो एक लाइन से पास नहीं हो रहे हैं इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। हाँ, रॉड मूव तो नहीं होगी क्योंकि ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, दोनों बराबर है, इसलिए ना तो ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी। लेकिन दोनों फोर्स अलग अलग जगह लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, इसकी लाइन अलग जगह से पास हो रही है, इसकी लाइन अलग पास हो रही है। तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। घूमने का मतलब हुआ इसमें रोटेशन होगा। तो ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, आगे पीछे नहीं जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, लेकिन दोनों को लीनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है। अगर ये दोनों फोर्स यहाँ लगते ना, जैसे ये 5 न्यूटन यहाँ लग जाता और ये 5 न्यूटन यहाँ लग जाता, तब ये रॉड ना तो घूमती ना कहीं जाती, तो ट्रांसलेशन भी नहीं होता, रोटेशन भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों फोर्स, एक वहाँ ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है, तो अपोजिट है, इक्वल है, लेकिन एक की लाइन में नहीं है, इसलिए टॉर्क, ये इसको घुमाएंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन इन दोनों फोर्सों ने कैंसिल नहीं किया एक दूसरे को। नेट फोर्स 0 इसलिए ट्रांसलेशन मोशन तो 0 है, ये आगे पीछे नहीं जाएगा डाइपोल, लेकिन भाई ये घूमेगा। ये फोर्स जो है ये डाइपोल को इधर खींच रहा है, ये माइनस क्यू फोर्स इधर खींच रहा है, इस वजह से ये डाइपोल में है ना क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा? क्लॉकवाइज। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों सेकंड स्टेप चल रहा है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। सिंस बोथ फोर्सेज आर नॉट कोलीनियर, not collinear, so these will produce clockwise torque। clockwise torque क्या प्रोड्यूस करेंगे? क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। बस 2 लाइनें तो लिखनी है अपन को। सो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होगा भाई? टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, 11 में पढ़ा हुआ है,
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का फॉर्मूला है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला। अब टॉर्क निकालना मुझे, टॉर्क को ये टाउ से डिनोट करते हैं। फोर्स कितना लग रहा है, दोनों पे फोर्स इक्वल लग रहा है, क्यू ई। तो इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा क्यू इंटू ई। ये क्यू ई फोर्स, देखो इतना छोटा डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, फोर्स तो है क्यू ई। अब दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस दिखानी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इस फोर्स को पीछे बढ़ा दो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। भाई ये वाला फोर्स ऐसे जा रहा है, देखो ये वाला फोर्स इधर जा रहा है, मैं जैसे बता देता हूँ आपको, आप खुद भी इमेजिन करो ना भाई। ये फोर्स ऐसे है, ये फोर्स इधर लग रहा है। ये आपको कहेगा इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, ये तो टेढ़ी डिस्टेंस है, तिरछी। परपेंडिकुलर चाहिए तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, पीछे बढ़ाओगे तभी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। यही तो 90 डिग्री बना रहा है। और ओ, ये ओ पॉइंट है, ओ से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल है, और इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, स्मॉल है। तो बच्चों अब कहने का मतलब, और दूसरी बात, ये एंगल थीटा है, ये मैंने आपको लैंग्वेज में पहले ही लिखा दिया था, ये थीटा एंगल पे पड़ा डाइपोल, ये एंगल थीटा है, तो कोरस्पॉन्डिंग से ये भी क्या होगा, सब थीटा एंगल होंगे। तो अब अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है दोनों के बीच में, बी सी। तो यहाँ पे इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी सी। अब बी सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, मैं ये पार्ट रफ कर लेता हूँ। तो छोटा डेरिवेशन है यार, एक बार फटाफट वापस बता दूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे ये बी सी डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं साइड में डेरिवेशन यहाँ चल रहा है, मैं साइड में ये ट्राइंगल ले रहा हूँ जिसका नाम है ए बी सी। इतना छोटा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से आपको कहे भाई साइन थीटा बताओ क्या होगा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो है बी सी अपॉन हाइपोटीनस। हाइपोटीनस 90 के सामने होता है, 90 के सामने कौन है, ये पूरा ए बी। और ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये ए और ए कितनी होगी, टोटल 2a। तो अपॉन में हाइपोटीनस आएगा, और हाइपोटीनस को मैं 2a लिख लेता हूँ, 2a को उधर भेज दो, बी सी कितनी आ गई भाई, 2a साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला जो है टॉर्क का, यहाँ पास में लिखो भाई, ये तो साइड में बताना आपको। टॉर्क इक्वल टू क्यू ई, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ये क्यू ई और बी सी की वैल्यू, ये चल रहा है डेरिवेशन कंटिन्यू चल रहा है भाई, मैंने ये साइड में लिखा, आप अपने कॉपी के साइड में यहाँ पर है ना ये लिख लेना, ये ट्राइंगल वाला, ये तो साइड में निकाल करके दिखाना है कि हमने बी सी कहाँ से निकाला। अब बच्चों देखना, टॉर्क इक्वल टू ये क्यू इंटू 2a क्या होता है, ये क्यू और ये 2a, ये क्या होता है भाई, ये होता है पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी कर दो इसको, क्लियर। और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये साइन थीटा, ये लो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ 2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने, 1 वो जो था नेट फोर्स वाला था उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, नेट फोर्स 0 है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये आ गया। इसको वेयर पी किसको लिखा मैंने, पी लिखा है मैंने क्यू इंटू 2a, ये है अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर। और बच्चों अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म, तो टॉर्क के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, P और E के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, क्योंकि जब भी साइन थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला हो गया, ये 2 फार्मूला हो गया हमारे पास, क्लियर। और फाइनली हम ये देखेंगे कि टॉर्क की डायरेक्शन P जब 2 जनों का क्रॉस करते हैं, और तीसरा जो वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं ये चीज़ रफ कर रहा हूँ, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया भाई, यहाँ पे फिनिश हो गया डेरिवेशन, हम तो एक लाइन लिखेंगे बस। अब बच्चों एक लाइन लिखे आप, टॉर्क जो है वो P और E दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हियर हियर टॉर्क विल बी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी, एंड टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ P वेक्टर एंड E वेक्टर। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप मुझे यूँ बताओ थीटा क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल है, आप सही ढंग से देखो इसको। अभी तो मैंने लिख लिया कि भाई थीटा है, एंड लैंग्वेज में भी लिख लिया, पर अब आप खुद समझो कि थीटा किसके बीच का एंगल है। देखो फॉर्मूला जो आ रहा है पी ई साइन थीटा आ रहा है, तो P और E के बीच में मैंने क्रॉस लगाया, जैसे क्रॉस हटाऊंगा तो वापस क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। और जैसे आपने 11 में पढ़ा होगा A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा। तो भाई ऑब्वियसली A और B का क्रॉस है, तो ये थीटा भी किसके बीच का एंगल होना चाहिए, A और B के बीच का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब P और E के बीच में क्रॉस लगा है, तो ये थीटा एंगल भी किसके बीच का होगा, P और E। अब डायग्राम में देखते हैं P और E के बीच का एंगल है कि नहीं। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। किधर होती है भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, आपको बताया गया है डाइपोल मोमेंट होता है -q से +q, तो डाइपोल मोमेंट होगा -q से +q इधर की तरफ।
ये डाइपोल मोमेंट इधर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, इधर की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू। और ई किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पी इधर है, तो ये देख लो आप थीटा पी और ई के बीच का एंगल नहीं है क्या, पी इधर है और ई इधर है, तो इसको याद रखना भाई। आगे अपन अभी स्पेशल केसेस कर रहे हैं, तो एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ कि थीटा जो है इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। बस ये हो गया कंप्लीट। अब अपन स्पेशल केसेस करेंगे। डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इतना इजी डेरिवेशन है। एक बार फटाफट मैं आपको रफली डेरिवेशन बता देता हूँ, फिर इसके स्पेशल केसेस कर लेते हैं। एक बार मैं पूरा रफ कर लेता हूँ। देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जैसे सीधी सी पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फोर्स निकालना है, और सेकंड स्टेप में आपको टॉर्क निकालना है। तो फोर्स कितना होगा, तो पॉजिटिव वाले चार्ज पे प्लस क्यू ई फोर्स और नेगेटिव वाले चार्ज पे माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो होते ही ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगी, लेकिन दोनों फोर्स अलग अलग लाइन में है, कोलिनियर नहीं है, इसलिए रोटेशनल मोशन होगी। तो रोटेशनल होगी तो टॉर्क क्या होगा भाई, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो कितना है, फोर्स तो दोनों में क्यू ई है, देखो बस इतने से तो स्टेप याद रखना, क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है भाई, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी, ये बी सी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। और क्यू ई और बी सी आपने ट्राइंगल से निकाला ही था, 2a साइन थीटा, और q इंटू 2a को आपने क्या लिख लिया था, q इंटू 2a को p e साइन थीटा। बस आ गया आंसर, इतना छोटा डेरिवेशन। क्लियर। तो भाई जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में, नेट फोर्स तो जीरो है, इसलिए ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगी, लेकिन रोटेशनल मोशन होती है। क्लियर। अब मैं आपको स्पेशल केसेस बता देता हूँ। तो आप आगे लिखें कॉपी के अंदर, ये भी रफ कर लेते हैं। स्पेशल केसेस फॉर्मूला क्या है भाई टॉर्क का, एक बार लिख लेता हूँ, पी ई साइन थीटा। मैं इस पे स्पेशल केस करा रहा हूँ, थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ ले लेंगे अपन। केस फर्स्ट, केसेस भी भाई काम क्या ध्यान रखना। केस फर्स्ट, इफ पी और ई दोनों पैरेलल हो, पैरेलल दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितने डिग्री हो जाए, 0 डिग्री। अब ये कैसे पॉसिबल है देखना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डाइपोल पड़ा है, ये माइनस क्यू चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है भाई, प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P किधर होता है, P डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये P जो होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर की तरफ, P भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, तो थीटा 0 डिग्री है। देन टॉर्क क्या होगा भाई मुझे बताओ, टॉर्क यहाँ लिख लेता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, थीटा की जगह 0, क्योंकि P और E दोनों पैरेलल है। तो ऐसे केस में साइन 0 पूरा 0 होता है, 0, टॉर्क 0। देखो हमने पहले ही देखा है, हमने पहले ही देखा है फोर्स तो 0 था ही था, अब टॉर्क भी 0 आ गया। जब फोर्स और टॉर्क दोनों एक साथ 0 हो जाते हैं तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत काम की चीज़ थी ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द नेट टॉर्क इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, 0। व्हाट इज द फोर्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, 0। फोर्स तो हमेशा 0 ही होता है। क्लियर। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे रखा जाता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, द डाइपोल विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, P एंड E बोथ विल बी पैरेलल। क्लियर। तो ये फर्स्ट केस हो गया। केस सेकंड, सेकंड नंबर सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन की बात करूँ अगर मैं, थीटा 90 ले लेते हैं। इफ़ P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर, परपेंडिकुलर हो जाए यानी थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा भाई इस सिचुएशन के अंदर, तो इस सिचुएशन में टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को ऐसे खड़ा रख दिया आपने, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो 90 डिग्री हो गया ना। तो 90 डिग्री के केस में टॉर्क होगा भाई पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आंसर आ गया पी ई। ये तो मैक्सिमम टॉर्क है भाई, कैसा है, मैक्सिमम टॉर्क। तो जब थीटा 90 होता है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। अब केस थर्ड, और इसको आप है ना अनस्टेबल पोजीशन कहोगे, क्या कहोगे इसको,
अनस्टेबल पोजीशन, डाइपोल अनस्टेबल है। केस थर्ड नंबर सिचुएशन, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, P एंड E एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 का क्या मतलब होता है? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल पड़ा है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या प्लस क्यू। देखो डाइपोल को उल्टा कर दिया मैंने, उसमें फर्स्ट वाले केस में प्लस क्यू इधर था, इधर माइनस क्यू है, इस बार उल्टा हो गया, माइनस क्यू इधर है प्लस क्यू इधर है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी भाई? माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर की तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, डाइपोल मोमेंट उधर है, और सॉरी पी इधर है, डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू उधर है, पी उधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो ऑब्वियसली पी इधर है और ई इधर है, तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होगा भाई? रखो इस फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में, पी ई साइन 180, साइन 180 भी जीरो होता है, तो टॉर्क भी क्या हो गया? जीरो। तो अगेन टॉर्क जीरो हो गया, फोर्स तो जीरो है ही है, टॉर्क भी जीरो, तो ये अगेन इक्विलिब्रियम हो गया। बट इसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको स्टेबल नहीं कहेंगे भाई, स्टेबल थीटा जीरो वाले को कहते हैं, ध्यान रखना। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको याद होगा मैंने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर ही कहीं कहीं इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी कि एक ये ऐसे बाउल है और एक बाउल ऐसे है। ये यहाँ कोई बॉडी पड़ी है, यहाँ एक कोई बॉडी है, इसको अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे और छोड़ दोगे, ऊपर ले जाके छोड़ दोगे, तो वापस अपने आप ही यहाँ आ जाएगी, तो वापस खुद ही अपने आप यहाँ आएगी। इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो वापस यहाँ आ जाएगी। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, मतलब कहीं पर भी घुमाते हो आप तो वापस पहले जैसा हो जाता है। और अगर मान लो कोई बॉडी यहाँ पड़ी है तो अभी तो इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा भी मूव करता हूँ तो ये बॉडी फिर वापस यहाँ नहीं आएगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम में तो थी, बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? डाइपोल के केस में भी ऐसा ही होता है। ये जो डाइपोल पड़ा है ऐसे माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, ये हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर आप डाइपोल को, जैसे ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को आपने ऐसे रखा, तो आप खुद भी देखो, ये जैसे माइनस क्यू चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है भाई? प्लस क्यू। इस सॉरी ये प्लस क्यू है और ये कौन सा था? माइनस क्यू। जब आप खुद देखो इसको, इस प्लस क्यू पे तो फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है और माइनस क्यू पे उधर लग रहा है, तो ये उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये डाइपोल घूम करके क्या हो जाएगा? ये इधर घुमा रहा है और ये कहाँ घुमा रहा है? ये इधर। तो ये डाइपोल ऐसे पड़ा, तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर और उस पर लग रहा है फोर्स इधर। इसी चीज़ को अगर मैं घुमा रहा हूँ, घुमाऊंगा, एक फोर्स इधर खींचूंगा, एक फोर्स उधर, तो ये घूम करके कैसा हो जाएगा? एकदम पैरेलल हो जाएगा। तो आप देखो डाइपोल को जब इसको कैसे भी रखोगे ना, तो ये घूम के अपने आप ही ऐसे सीधा हो जाएगा। और जैसे ही ऐसे सीधा हो जाएगा, ये डाइपोल घूम करके जैसे ऐसे सीधा हो गया, ये डाइपोल जैसे ऐसे सीधा हो जाएगा बच्चों, ये माइनस क्यू नहीं, ये प्लस क्यू। ठीक है, आपने डाइपोल को ऐसा रखा, ये घूम करके ऐसा हो गया। जैसे ऐसा हो जाएगा तो प्लस क्यू पे फोर्स होगा इधर और माइनस क्यू पे कहाँ होगा? उधर। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के देखो अपोजिट नहीं हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए और एक ही लाइन में हो गए, तो ये फिर कैंसिल कर दिया। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है थीटा जीरो वाला। थीटा जीरो वाला केस जो है स्टेबल। डाइपोल को कैसे भी रखते हैं, घूम के वो ऐसे ही हो जाता है, अपने आप ही ऐसे आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेबल। इसको अनस्टेबल क्यों कहते हैं? ये 90, इसको अनस्टेबल क्यों कहते हैं? इसमें एक बच्चों देखो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपने जैसे डाइपोल को ऐसे रखा, ये चार्ज प्लस क्यू को इधर लेके आ गया, माइनस क्यू को इधर लेके आ गया, तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। टॉर्क जीरो, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम तो कह दिया, पर डाइपोल ऐसे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा है उधर और प्लस क्यू पे किधर लग रहा है? इधर। तो ये तो दोनों फोर्स ऐसे आगे ना, तो इस पे इधर लग रहा है, तो ये तो इधर जाएगा और ये चार्ज कहाँ जाएगा? उधर। और ये दोनों है ना, ये चार्ज ये ऐसे जाएंगे, मतलब जस्ट पास से होते हुए वापस उल्टे हो जाएंगे। यानी ये उधर जाने का नेचर शो करेगा, ये इधर जाने का। तो ये उधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और जैसे ही उल्टे हो जाएंगे, ये उधर जाते जाते माइनस क्यू इधर पहुँच गया और ये इधर जाते जाते प्लस क्यू इधर पहुँच गया, तो फिर क्या होगा? ये तो वापस थीटा जीरो वाली सिचुएशन हो गई। इस केस में इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर, और इस पे इधर, तो दोनों पे फोर्स अपोजिट है। तो इसका मतलब यूँ नहीं कि ये दूर जाते रहेंगे। अब ये माइनस है, ये प्लस है, आपस में अट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब दोनों को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ आके रुक जाएंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में दोनों चार्ज पे फोर्स अपोजिट होता है, पर दोनों अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को दूर ले जाने की कोशिश करता है, पर दोनों अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए डाइपोल वैसा वैसा बना हुआ रहता है थीटा जीरो में। थीटा 180 में ऐसा नहीं होता है। थीटा 180 में क्या होता है? ये दोनों अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों को ऐसे ले जा रहा है, माइनस को इधर ले जा रहा है, प्लस को इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नज़दीक ले जा रहा है इनको और खुद अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, इसलिए ये डाइपोल
में अगर माइनस इधर आ जाता है प्लस ऐसे इधर आ जाता है, डाइपोल टिकेगा ही नहीं, वो तो उनको वापस ऐसा उल्टा होना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये थीटा 180 वाले को कहते हैं अनस्टेबल। बाकी तो दोनों ही केस में टॉर्क 0 है, फोर्स 0। क्लियर, ये सारा हो गया कंप्लीट। अब एक छोटा सा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो बच्चों एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जैसे एक तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, तो आप चाहो तो एक फॉर्मूला ये लिख सकते हो P क्रॉस E, या आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो PE साइन थीटा। अगर डेराइव करने को गए तो डेराइव कर देना, और खाली लिखने को गए तो लिख लेना। बट इसके साथ एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो फिर कहा जाता है कि क्वेश्चन ये कहता है कि राइट टू परपेंडिकुलर पेयर्स इन दिस एक्सप्रेशन। मतलब ये जो फॉर्मूला लिखोगे आप टॉर्क का P क्रॉस E, इसमें कौन से दो परपेंडिकुलर है, दो पेयर बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया कि टॉर्क जो होता है वो P के भी परपेंडिकुलर होता है, टॉर्क E के भी परपेंडिकुलर होता है। जब दो का क्रॉस करते हैं तो तीसरा जो वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए एक तो टॉर्क और P परपेंडिकुलर है, एक पेयर तो ये हो गया, और दूसरा पेयर कौन सा हो गया, टॉर्क और E परपेंडिकुलर है। तो ये दो पेयर बताओ जिनमें आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये दो पेयर्स बन गए। क्लियर, तो ये ऐसा एक क्वेश्चन आता है। बाकी और बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे, कैसे कैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ आपको, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, या मैं रफ कर लेता हूँ। देखो एक बात ध्यान रखें, अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखो आप और एक रखते हो आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो दोनों सिचुएशन के अंदर क्या होगा। सबसे पहली बात भाई देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी होती है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होता है। तो जब आप एक डाइपोल को ऐसे रखते हो ना, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे फोर्स लगेगा क्यू ई, तो यहाँ पे भी फोर्स कितना लगेगा, माइनस क्यू ई, नेगेटिव पे अपोजिट लगता है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो यूनिफॉर्म के केस में टोटल फोर्स जो होता है, नेट फोर्स 0 होता है, ये याद रखें। और जब नेट फोर्स 0 है तो ये डाइपोल का सेंटर जो है, सेंटर ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यानी इसका मतलब नो ट्रांसलेशन मोशन। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, हर जगह फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है E1, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है E2, तो ये फोर्स अलग होगा, ये फोर्स अलग होगा, अलग ही होंगे ऑब्वियसली, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग वैल्यू है फील्ड की, तो दोनों जगह फोर्स भी अलग अलग होगा। तो अगर ऑब्वियसली फोर्स अलग है तो अब तो भाई फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब नेट फोर्स 0 होगा नहीं। तो ये सीधी सी बात है कि ये फोर्स अगर ज़्यादा हो गया, वो फोर्स वो उधर खींच रहा है और ये फोर्स ज़्यादा है, तो ये डाइपोल क्या होगा, ये इसका सेंटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये यूँ समझ लो, सेम ये वही बात है, जैसे एक रॉड है, इधर मैं 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और इधर मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो ये दोनों है ना, इसको घुमाएंगे तो सही, रोटेट तो करेंगे, पर रोटेशन के साथ साथ ये थोड़ा आगे भी शिफ्ट होगी क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है। तो कुल मिला के इसका सेंटर जो है यहाँ से शिफ्ट होकर थोड़ा आगे आ जाएगा क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है। तो जब नेट फोर्स 0, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो नेट फोर्स जो होगा वो नॉट 0 नहीं होगा भाई, नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में ट्रांसलेशन मोशन होगी, यस देयर विल बी ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर। और दूसरी बात, टॉर्क तो होगा ही होगा भाई, नेट टॉर्क जो है वो टॉर्क होगा, टॉर्क इसमें भी होगा और इसमें भी टॉर्क तो होगा ही होगा, टॉर्क तो लगेगा, और टॉर्क होगा तो रोटेशनल मोशन तो होगी रोटेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है तो देयर विल बी ओनली रोटेशनल मोशन, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो देयर विल बी बोथ रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। ये भी आप इसको नोट डाउन करके रखें। तो ये अपने एक डाइपोल वाला एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉर्क वाला कंप्लीट हो गया, और डाइपोल भी मेरे ख्याल से इसके साथ कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, वो बाद में आपको अवेलेबल कराएंगे। अब जो अगला लेक्चर आएगा
वो मतलब एक तरीके से उसको है ना आप एक नया चैप्टर समझ सकते हो, वैसे तो है इसी चैप्टर में इंक्लूड है, उसको एज ए पूरा एकदम न्यू चैप्टर भी ले सकते हो। उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वो सारी चीज़ें आएगी, ठीक है ना। तो अब अगले लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।